गुरुवार को भारत में रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी हुए और उनमें जो रिटेल इन्फ्लेशन थी वो 12 महीने के निचले स्तर 5.72% के स्तर पर दिखी। फल और सब्जियों की कीमतों में आई गिरावट की वजह से महंगाई में कमी देखने को मिली। मसाले और अनाज अभी भी चिंता बने हुए हैं। दिसंबर में मसालों की महंगाई 20% और अनाज की महंगाई 14% के करीब थी। मतलब ये दोनों ही महंगाई ऑलमोस्ट 3 गुना है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उससे। सर, पहला सवाल, क्या वास्तव में महंगाई कम हुई या केवल फल सब्जियां सस्ते हुए और उसका असर दिखा? शुभम, आज का मनी सेंट्रल उन खबरों से भरा है जो खबरें अपने आप में एक पहेली हैं। आपको हर खबर में कहीं ना कहीं एक पहेली छुपी दिखाई देगी। आज की ज़्यादातर खबरों में दिलचस्प तौर पर हमारे पास दुनिया से और देश से जो खबरें मिल रही हैं उन खबरों के दोनों पहलू हैं। सुर्खियों में भारत की महंगाई दर कम होने और 12 महीने की न्यूनतम स्तर पाने की खबर है, लेकिन अगर आप भीतर जाकर आंकड़े में देखने की कोशिश करें तो सब्जियों के अलावा सब्जियों में डिफ्लेशन आ गई है। 15% की डिफ्लेशन है, यानी उनकी कीमतों की दर -15% नीचे चली गई। आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या सब्जियां इतनी सस्ती हुई हैं आपके आसपास की दुकानों पर या नहीं, लेकिन सरकार के आंकड़े के हिसाब से इन्फ्लेशन सब्जियों में डिफ्लेशन है और इसके कारण महंगाई की दर में कमी आई है। लेकिन इसे अगर आप बाहर निकाल दें, इसको आप माने कि यही एक पैक में जोकर है, तो इसके अलावा जितना भी खाद्य उत्पादों की पूरी बास्केट है उन सब में एक्चुअली महंगाई 7% नवंबर में 7% थी, जो 7.2% हो गई है दिसंबर में। और इसकी बड़ी वजह अनाज और मसाले की कीमतें हैं, जैसा कि आपको शुभम ने बताया है। इसके अलावा सर्विसेज की इन्फ्लेशन भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। तो यानी अगर आप खाद्य महंगाई से सब्जियों को निकाल दें तो महंगाई रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर से ऊपर ही है हमारे आपकी जेब के लिए, और जो कीमतें बढ़ी हुई हैं वो तो पहले से मौजूद हैं। सर, ये हुई जेब की बात। अब आते हैं आंकड़ों पर। आरबीआई जब ये आंकड़ा सुन रहा होगा तो अगली पॉलिसी की तैयारी क्या सोच के करेगा? ये राहत देने वाले आंकड़े हैं या नहीं? आरबीआई की चिंता इस आंकड़े से दूर नहीं होगी शुभम, क्योंकि इसमें एक और आंकड़ा इसके भीतर छिपा हुआ है जिस पर आरबीआई गवर्नर अलग अलग तरह से कहते रहे हैं, और वो है कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा। जैसे हमने कहा कि सब्जियों की इन्फ्लेशन सबसे वोलेटाइल इन्फ्लेशन है, सीसा इन्फ्लेशन जैसी दिखाई दी। पिछले मंथ ऑन मंथ पर देखें तो उसमें 15% की गिरावट आई है, डिफ्लेशन दिखाई दे रही है। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो नवंबर की तुलना में बढ़कर दिसंबर में 6.1% हो गई। और यही वो जिद्दी महंगाई है जिस जिद्दी महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक शायद अभी महंगाई की दर की लड़ाई जीतने का ऐलान नहीं करेगा। इसके साथ हमारे पास ये भी खबरें हैं कि देश की कई प्रमुख बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट पामोलिव, मंडलीज, इन्होंने सबने अपने अगले दौर की कीमतें बढ़ाने की घोषणाएं भी कर दी हैं। यानी जैसे ही कच्चे माल की कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता आई है, हमें उपभोक्ता उत्पादों की महंगाई का एक दौर सामने आता और दिखाई दे रहा है। और वो उपभोक्ता उत्पादों की जो मैन्युफैक्चर्ड उपभोक्ता उत्पादों की महंगाई है वो यही 6% की जो जिद्दी कोर इन्फ्लेशन है इसमें रिफ्लेक्ट होगी। और रिजर्व बैंक की कोशिश ये होगी कि कोर इन्फ्लेशन को 6% से नीचे लाया जा सके, और ये इन्फ्लेशन अभी तक फिलहाल नीचे आती नहीं दिख रही है। सर, अब राज्यों की बात करते हैं। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो महंगाई की क्या स्थिति है? सब्जियों की कीमत में कमी के कारण देश के सारे राज्यों में अगर आपको दिखाई दे गई महंगाई की जो ऊपर बेंचमार्क दर है या जो टॉप लाइन दर है उसमें सब में कमी आई है। लेकिन 6% की अगर समय सीमा मानी जाए, जो कि आरबीआई का कंफर्टेबल स्तर है, तो उससे आंध्र प्रदेश और हरियाणा और मध्य प्रदेश, जो मैं चार्ट देख पा रहा हूँ, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये राज्य हैं जहां महंगाई की दर 6% से ऊपर 6.5-7% के आसपास बनी हुई है। चलिए, सीपीआई के साथ एक और आंकड़ा आया आईआईपी का, यानी कि फैक्ट्रियों में उत्पादन का। गुरुवार को नवंबर के दौरान देश में हुई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी ग्रोथ के आंकड़े भी जारी हुए। आंकड़ों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5 महीने के ऊपरी स्तर 7.1% पर दर्ज किया गया। नवंबर के दौरान त्योहारी सीजन की मांग बढ़ने की वजह से फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ा। नवंबर के दौरान बिजली और माइनिंग, इन दो की वजह से इंडस्ट्रियल उत्पादन में तेजी देखने को मिली है। सर, तेजी दिखी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर भी हम आए, लेकिन ये टिकाऊ कितनी है? शुभम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी हमें एक सीसॉ जैसी स्थिति दिख रही है। एक महीने भारत का औद्योगिक उत्पादन फैक्ट्री आउटपुट गिरता है और दूसरे हफ्ते नेगेटिव में चला जाता है। जैसे इस महीने के आंकड़े को देखें जिसमें हमने बढ़ोतरी देखी, लेकिन इससे ठीक पहले अगर आप देखें जुलाई से 2022 से लेकर और दिसंबर तक हमने हर महीने औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में एक शिखर और एक ढलान देखी। और यही अनिश्चितता है भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 8 महीने से चल रही है, जिसके कारण उत्पादक और उपभोक्ता परेशान है। जो आंकड़े हमें दिख रहे हैं आईआईपी के, जो 7.1% बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, वो अक्टूबर में 4.2% के कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे थे।
इसी तरह से अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में देखें, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखें, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के अन्य वर्गों में देखें, तो हमें बिल्कुल उल्टा दिखता है। पिछले महीने यहाँ सब जगह उत्पादन घटा था और इस महीने यहाँ उत्पादन में बढ़ोतरी आई है। अब ये तेजी कितनी टिकाऊ रहेगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जुलाई से अभी तक भारत में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी का कोई सेकुलर ट्रेंड या कोई निरंतर रुख नहीं दिखाई दिया। और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी क्रमशः ही होती है, हर महीने दर महीने के आधार पर होती है। एक महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी है औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से, बजट की तरफ जाते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था की आखिरी तिमाही की तरफ जाते हुए, कि अब बाजार में जो ब्याज दरें हैं वो प्री पैंडेमिक यानी कोविड से पहले पाँच साल के एवरेज लेवल से ऊपर निकल गई हैं। भारत में ब्याज दरों में तेज कमी हुई थी पैंडेमिक आने के बाद, जब रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें में कमी की थी और उद्योगों को निवेश के लिए पैसा दिया था। अब ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है कर्ज की दरों में बढ़ोतरी का, वो कर्ज की दरों में बढ़ोतरी का ट्रांसमिशन उद्योगों तक पहुंच रहा है और अब वो इस स्तर पर पहुंच गया है जहां उसकी रोशनी में, उसके दबाव में बाजार में मांग बनाए रख पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। इसलिए औद्योगिक उत्पादन को लेकर फिंगर्स क्रॉस्ड है। महंगाई को लेकर, महंगाई के भीतर के हिस्से को देखकर फिंगर्स क्रॉस्ड है। रिजर्व बैंक की शायद अभी इस पूरी परिस्थिति को स्थिर होने का इंतजार करेगा।